सहारा प्रणाम। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दंगल की टीम यानी सहारा समय की टीम पहुंच चुकी है बिहार, और बिहार में पटना और पटना के गंगा घाट पर आपको बता दें, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा या लोकल मुद्दे हावी रहेंगे। कोरोना की मार से पूरी दुनिया छूती है और आपको बता दें कि यहां पर कितना असर पड़ने वाला है कोरोना का इन चुनावों में, ये भी देखेंगे। बड़ी बड़ी रैलीज नहीं दिखाई देंगी, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा कितना उछलेगा और साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर होगा। लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग होकर लड़ रही है, एलजेपी की जो पार्टी है वो जेडीयू से अलग होकर लड़ रही है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। विपक्ष कह रहा है कि 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ, जबकि सरकार अपने कामों की पीठ खुद ब खुद थपथपा रही है। और नीतीश कुमार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत काम किया है और विपक्ष का इस बार कोई चांस नहीं है। गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, अगले आधे घंटे तक चर्चा रहेगी। सारिका पासवान जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहाली मेहता जी, जेडीयू स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी के। और असफर शमीम साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आपके साथ ही, एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर रहेगा? आप जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, लेकिन एनडीए का जो कुनबा है वो लगातार बिखरता जाता देखा जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी दिखाई दे रही है, लेकिन जेडीयू से नाता टूट चुका है। देखिए, ऐसा है, ये चुनाव विकास और विकास के नाम पे लड़ा जा रहा है और फर्क साफ है। यानी 15 साल पहले आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि 15 साल पहले चाहे रोड हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, ढिबरी युग से एलईडी युग आया, ये सब एनडीए पीरियड में आया। तो इस चुनाव में जनता ने मन बना लिया है। और दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं जो मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। एक तो इमेच्योरिटी है, दूसरा क्या है कि इन्होंने जिसके साथ इनका गठबंधन था वो महागठबंधन के एक एक साथी ने उन्हें छोड़ दिया। सबसे पहले जो दलित नेता थे और पूर्व मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी हटे, वो बोलते रहे कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी। रालोसपा अध्यक्ष हटे, कुशवाहा साहब, वो हट गए। उसके बाद माले हट गया, इवन झारखंड मुक्ति मोर्चा वो हट गया। तो जो पार्टी एक परिवार की पार्टी है, एक वंश की पार्टी है और अपने परिवार के दायरे से वो बाहर जा नहीं सकती है, तो क्या जनता उन पर विश्वास करेगी? चलिए आऊंगा आपके पास। आपने क्यों साथ छोड़ दिया? लोक जनशक्ति पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा था कि एक साथ लड़ते तो ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था आपको? नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय कार्यक्रम के साथ हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है। 7 निश्चय में जो लूट और भ्रष्टाचार का एक बोलबाला जो बढ़ा है, हम उसके साथ बिल्कुल ही नहीं है। हमारे माननीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बराबर सरकार की नाकामियों को आगाह किया है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उनकी अनदेखी करने का लगातार प्रयास किया है। हम बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के तहत चुनाव में उतरे हैं और निश्चित तौर पर हम एक अच्छी मजबूत सरकार देने जा रहे हैं बिहार। न सिर्फ घटक दल, विपक्षी दल, बल्कि घटक दल भी आपके साथ जिन्होंने 5 साल बिहार सरकार में शामिल रहे, वो भी अब आपके ऊपर आरोप लगाना है भ्रष्टाचार हुआ है, आपकी कई चीज़ों से वो सहमत ना होकर अलग हो गए हैं। इस पर आपका रिएक्शन? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जनता सब समझती है, जानती है कि कौन क्या कर रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 15 साल से जो बिहार में काम कर रही है, ये अभी 2 महीने पहले तक चिराग पासवान जी इस चीज़ की तारीफ करते नहीं थक रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय के तहत जो बिहार के ग्रामीण एरिया हैं खासकर, वहाँ बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। सड़कों का जाल बिछ रहा है, पुल का जाल बिछ रहा है, बिजली 24 घंटे में 22 घंटे रह रही है। अब इनके कुछ स्वार्थ होंगे अपने, जो इनकी आदत है, कुछ स्वार्थ होंगे। इनको लग रहा होगा कि कुछ हैसियत बचाने के लिए, कुछ अपनी पहचान बनाने के लिए, क्योंकि इनके परिवार में तो अब कोई बचे नहीं थे जिन्हें दांव पर लगाया जाए, अब तो कार्यकर्ता को लगाना है। तो ये रिस्क इन लोगों ने लिया है, लेकिन इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। 10 नवंबर के बाद ये लोग बोरिया बिस्तर समेट के और दिल्ली पहुंच जाएंगे। सुपड़ा साफ हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाएंगे, तब क्या करेंगे आप? आरोप बढ़े हैं आपके ऊपर। सर, बिहार में इनकी नाकामियों से बिहार की 12 करोड़ आवाम अभी पूरी तरह वाकिफ है। मैं कहता हूं कि क्या विकास हुआ है? नीतीश कुमार जी अगर कहते हैं कि हमने विकास किया, विकास की रिपोर्ट कहां है? सृजन घोटाले का रिपोर्ट कहां, क्या हुआ? शेल्टर कांड में क्या जांच आया? इनके 7 निश्चय योजना पूरी तरह विफल हो गई है।
हम फर्स्ट बिहारी और फर्स्ट बिहार के तहत विजन डॉक्यूमेंट लेकर उनके यहाँ कई बार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने उनको आगाह किया था, उनकी नाकामियों को उजागर किया था समय समय पर, लेकिन उनकी अनदेखी करना नीतीश कुमार जी के लिए बेहतर घातक सिद्ध होगा। चलिए, आरजेडी कितनी लंबी लकीर खींचने के मूड में है इन चुनावों में, आइए जानते हैं। स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, आपसे समझना चाहेंगे आरजेडी कितनी बड़ी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। लालू प्रसाद यादव नहीं है, पोस्टर से उनकी जो बैनर हैं, जो आपके पोस्टर्स हैं, उनमें से उनकी तस्वीर भी गायब है। तमाम सवालों पर आपका रिएक्शन। देखिए, उपस्थिति की बात है जहां तक आरजेडी की, तो ये ऐसा नहीं है कि उपस्थिति दर्ज करानी है। अगर हम पिछला चुनाव भी ले करके चले तो हम एनडीए से ज्यादा सीटों पे थे। बावजूद इसके हम लोगों ने जो भी है, गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार ने अपने स्वार्थवश में वो गठबंधन जोड़ा था, फिर उन्होंने स्वार्थ के लिए तोड़ा भी। तो उपस्थिति तो हमारी पिछले बार भी बहुत अच्छी थी और इस बार तो हम लोग जबरदस्त उपस्थिति बनाने वाले हैं। हम लोग फुल मैंडेट लेके आने वाले हैं और हम लोग इस बार गवर्नमेंट तो निश्चित रूप पे आरजेडी की बनने वाली है। हमारे सब सहयोगी जितने भी दलें हैं उनके साथ मिलकर हम लोग इस बार गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। चलिए, आरजेडी का दावा है कि इस बार आरजेडी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, समझना आपसे ये चाहेंगे। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। विपक्ष कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और केंद्र जो है वो या तो बंटवारे की राजनीति में काम करेगी या आगे राष्ट्रवाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। चीन की बात होगी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात होगी, बाढ़, प्रवासी मजदूर, गरीब, किसान, इनकी बात नहीं होगी। ये आरोप पर देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये जिन्ना 2 वाले लोग हैं। जिन्ना फर्स्ट में इस मुल्क का बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पर हुआ। आज वही जो जिन्ना की तस्वीरों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगाए हुए हैं, वैसे लोगों को कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां और महागठबंधन की पार्टियां ने टिकट दिया है। तो आप समझ सकते हैं, शर्जील इमाम का मामला हो, जिन्ना 2 का मामला हो, टुकड़े टुकड़े गैंग का मामला हो, ये वही लोग हैं। इनकी सियासत वोट बैंक के रूप में हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस वोट की अर्थमेटिक पर इन्होंने शासन किया, उस वर्ग का, विशेषकर अक़लियत का, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, सियासी तौर पर हो, माशी तौर पर हो, तालीमी तौर पर हो, बिल्कुल पिछले 15 सालों में, और यूं कहा जाए कि कांग्रेस के पीरियड से वो पसमानदा की स्थिति में आ गया। तो ये क्या बोलेंगे, ये जनता को क्या जवाब देंगे? ये बोलते हैं कि मैं पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दूंगा। अरे, जो एक चपरासी की नौकरी में रेल में जमीन लिखवाते थे, क्या जनता उस पर विश्वास करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने अपहरण का उद्योग चलाया था, इन्होंने राजनीति का अपराधीकरण किया था, अपराध का राजनीतिकरण किया था, भ्रष्टाचार का सरकारीकरण किया था और मुसलमानों का तुष्टीकरण किया था। लेकिन एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी की सरकार कास्ट, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर 0 टॉलरेंस रखती है। और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में 200+ के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 200+ सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी एनडीए में। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आप पर आरोप लग रहे हैं कि अपहरण का धंधा चलता था, अपहरण का कारोबार चलता था, कोई काम नहीं हुआ था, 15 बनाम 15 की बात हो रही है, तो सरकार, जो जनता है वो 15 साल तक आपका राज, 10-15 साल तक आपका राज देख चुकी है। कोई काम नहीं हुआ था, सड़कें नहीं बनी थी, बिजली नहीं आई थी, तमाम दावे गिना रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बीजेपी के पास एक बड़ा ही तिलिस्मी पिटारा है, जिसमें वो कहते हैं ना, धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक, माओवादी, जातिवादी, ये तमाम इस और अब नया उनके पास उस पिटारे से निकला हुआ जो जिन है ना, वो जिन्नावादी है, जो लेके वो इस इलेक्शन में उतरना चाह रहे हैं। देखिए, ये पिछले 15 साल बनाम 15 साल का जो खेल खेल रहे हैं, अगर इन 15 सालों में इनकी और इनकी जो एनडीए की पार्टी ने अगर कोई काम किया होता विकास के नाम पे या शिक्षा के नाम पे या बेरोजगारी के नाम पे, क्या आज उनके पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए अपने विकास के लिए? तो वो 15 साल बनाम 15 साल लेके घूम रहे हैं। रही बात वो जिन्ना का जो मुद्दा उठा रहे हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि यही जो हमारे मस्कूर अहमद उस्मानी है, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखा था और उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि ये जो जिन्ना की तस्वीर है ना, आप निकालिए, वो महाराष्ट्र की जो हाई कोर्ट से, वहां से भी निकालिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी निकालिए। ये पत्र लिखा गया था, क्या लिया उसमें संज्ञान? नरेंद्र मोदी जी ने क्या संज्ञान लिया? 18 लाख नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, 18 लाख नए वोटर्स जुड़ रहे हैं। उनको साधने की क्या जुगत रहेगी आपकी पार्टी की? और साथ ही साथ समझना चाहेंगे, प्रवासी मजदूर आपसे बहुत नाराज दिखाई देते हैं, ये विपक्ष का कहना है। हाथों हाथ विपक्ष इस मुद्दे को ले रहा है, कैसे निपटा जाएगा? देखिए, हम लोग वोटर्स को साधते नहीं हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके विजन के कारण आप ये जो अभी 18 लाख वोटर जुड़ेंगे,
ये इसमें 50% से ज़्यादा लड़कियां होंगी और 50% से कम लड़के होंगे। लड़के और लड़कियों दोनों को घरों से पढ़ाई के लिए हमारी सरकार ने निकाला है, साइकिल देकर, पोशाक देकर, पहले लड़कियों को साइकिल देकर, बाद में लड़कों को साइकिल देकर। जो स्कूल नहीं जा सकते थे, ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा थे, ये टेक्निकल चीज़ है। आप देखेंगे कि अभी गरीब से गरीब घर की लड़कियां उसी स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं जितने स्टैंडर्ड में एक सामान्य घर के लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं। तो हम लोग वोट को साधते नहीं हैं और वो जानते हैं, वो बच्चे जानते हैं कि हमें घरों से निकाल कर किसने स्कूल में पहुंचाया। वो लोग खुद ब खुद हमें अपनाएंगे, हमें किसी को साधने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक आप प्रवासी की बात, सबसे पहले तो मैं प्रवासी नहीं समझती हूँ, सारे लोग बिहारी हैं। उन्हें जहाँ मन किया वो वहाँ जाकर अपना काम किए। और जब कोरोना काल आया, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुई, बिहार भी प्रभावित हुआ। शुरू में अफरा तफरी हुई, मानती हूँ, लेकिन बाद में हमारी सरकार ने सबों के लिए व्यवस्था किया। चलिए, जनता जनार्दन है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने जब वोटर खड़ा होगा तो वोट का बटन दबाने से पहले उसके जहन में क्या चल रहा होगा? उसके जहन में राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा या उसके जहन में बिहार की गरीबी, बाढ़, मजदूरी, प्रवासी मजदूर, ये जो लोग हैं ये तय करेंगे अगले 5 साल तक कौन सरकार में बैठेगा, कौन राज करेगा। इन्हीं से जानेंगे क्या दिक्कतें हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं पटना सिटी से हूँ। मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ। मैं तो बिहार में अगर मैं किसी को चुनना चाहूँगा तो पुष्पम प्रिया चौधरी को चुनना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि किसी नई पार्टी की सरकार बने, नए किसी को मौका दे हम, जिससे बिहार में अलग तरह से विकास हो, शिक्षा पे, सभी जगह पे उसका फोकस हो। नहीं, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? किन मुद्दों को देखकर वोटर वोट देगा? मुद्दा वही है, डेवलपमेंट। सभी को डेवलपमेंट चाहिए। आज के डेट में बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं अपने लिए जॉब करने? मैंने इंजीनियरिंग चेन्नई से किया, जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में जाकर। क्यों मुझे यहाँ क्यों नहीं इंजीनियरिंग करने मिली और यहाँ क्यों नहीं मुझे जॉब मिली? युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार पिछले 15-20 सालों से, ये आरोप। आपका नाम, आप कहाँ से हैं और वोट आप डालेंगे तब किन बातों का ध्यान रखेंगे? मेरा नाम आदित्य मिश्रा है और मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। यहाँ पे जदयू के प्रवक्ता जी हैं और सोहेली मेहता जी हैं, अभी प्रोफेसर भी हैं मगध महिला कॉलेज से। देखिए, बिहार में 65% छात्र युवा का वोट है, लेकिन छात्र युवा को सिर्फ बगलाया जाता है। अभी बगल में आप देख लीजिए, पटना विश्वविद्यालय है। पटना, जिस विश्वविद्यालय ने 63 मुख्यमंत्री देने का काम किया, उस विश्वविद्यालय को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। अभी 4 दिन पहले हंगर इंडेक्स का अभी डाटा है, उसमें 127 पे भुखमरी में 94 स्थान पे बिहार है। नीति आयोग, भारत सरकार का रिपोर्ट है कि सबसे निचले पायदान पे शिक्षा है बिहार का। राज्य सरकार से नाराज सरकार का तो मुद्दा पे बात करिए ना। बीपीएससी देख लीजिए, इंटरमीडिएट देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए। हर परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जाती है, परीक्षा होती है तो एग्जाम रद्द हो जाती है, जब रिजल्ट निकलने लगता है तो रिजल्ट लीक हो जाता है। तो ये सरकार छात्र युवा को सिर्फ भटकाने की कोशिश करती है। आऊंगा आपके पास, तमाम और लोग बैठे हैं यहाँ पर। आपसे समझना चाहेंगे किन किन विषयों पर, ऐसे किन किन मुद्दे होंगे जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो क्या इश्यूज होंगे आपके दिमाग में? देखिए, इशू एक ही है हमारी तरफ, जो भी है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड रोजगार। क्योंकि अगर रोजगार चाहिए तो डेवलपमेंट होगा तब कब, जब एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा सही है। गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जितने भी है, वो अच्छे ढंग से चलेंगे तब। क्योंकि यहाँ पे बिहार का क्या हाल है, बिहार सबसे लोएस्ट इसमें आ गया एजुकेशन लेवल पे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड देख लीजिए, कहीं चले जाइए मुजफ्फरपुर तो 2 दिन बारिश होता है, पूरा रोड भर जाता है। तो ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के पास होना चाहिए रोजगार, शिक्षा मिल रहा है। लोग बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि फेस्टिवल मतलब नहीं मनाना है, ठीक है, नहीं मनाएंगे, लेकिन नॉमिनेशन के लिए हजारों की भीड़ में लोग जा रहे हैं इकट्ठा होकर के वहाँ पे ये करने के लिए नॉमिनेशन। तो रूल्स होना चाहिए सबके लिए इक्वल, ना कि नेता के लिए अलग होना चाहिए, बाकी लोगों के लिए अलग। पटना की अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं और जब आप वोट देंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? सर, बेसिकली मैं पटना अभी लास्ट 1 साल से आया हूँ। मैं उड़ीसा में रहता था, मैं वहीं से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, मैं वहीं जॉब करता था। मुझे अभी लास्ट यहाँ प्लेस किया गया, मेरा घर मुंगेर है। बट सर, मैंने वहाँ का डेवलपमेंट देखा है, यहाँ का देखा है। सिंपल 3 चीज़ पे बिहार में काम होना चाहिए। बेसिक एजुकेशन, सेकंड इज़ हेल्थ, थर्ड इज़ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट बहुत दूर की चीज़ है, आप पहले एजुकेट करें अपने बच्चों को। अपना स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बहुत ही ख़राब है सर, यहाँ पे बहुत ही ख़राब। मैंने देखा है कि हमें अपने कंपनी अभी कोरोना के ही टाइम में
मुझे अपनी प्राइवेट कंपनी ने मुझे एक व्यवस्था बना कर दिया, मैं यहाँ पर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता हूँ। तो बेसिक्स पे काम कीजिए, इतना लंबा चौड़ा बोलने का है नहीं यहाँ पे। आप सिंपल एजुकेशन पे काम कीजिए, स्कूल बनाइए, बच्चों को शिक्षित कीजिए, वो खुद ब खुद अपना कैलिबर चुन लेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। बस आप यहीं देखिए, अब यहाँ पे कितने लोग आते हैं, कैमरा से फोटोग्राफी करते हैं, अपना करियर चुनने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चों में एस्पिरेशन है, आप उन्हें बस प्रोग्राम दीजिए कि आपको इधर आगे बढ़ना है, एंड दे विल गेट द चांस। सो वो लैकिंग है इंडिया, मतलब बिहार में खासकर बहुत ज़्यादा। सो पीपल शुड लुक अबाउट कि वेयर वी शुड सी आवर चाइल्ड इन नेक्स्ट 5 years। पेरेंट्स शुड लुक इनटू दिस कि हम अपने बच्चों को नेक्स्ट 5 years में कहाँ देखना चाहते हैं। दे शुड लर्न वेयर वी नीड टू पुट अप आवर चाइल्ड इन नेक्स्ट 5 years। सो बड़ी चुनौतियां हैं सरकार के सामने, और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे समझना चाह रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे। आपका नाम क्या, कहाँ रहते हैं, और जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने वोट डालने के लिए खड़े रहेंगे, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे किसको वोट देंगे, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि मुद्दे आपके जहन में क्या होंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जी, पिछले साल बाढ़ आई हुई थी पटना में, सबको पता है। तो पिछले 30 सालों से बांकीपुर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की सरकार है, तो उनसे जब जल निकासी की समस्या हल नहीं हो रही है तो उनसे कुछ भी नहीं हो सकता है। और पिछले 30 सालों की सरकार, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, मुद्दा एक ही रहा युवाओं के लिए, वो है रोजगार का। युवाओं का पलायन होते आ रहा है। ना यहाँ की सरकार जो पक्ष में है ना विपक्ष के, वो कोई भी सवाल नहीं उठाती है कि यहाँ रोजगार कैसे उत्पन्न किया जाए। ना इंडस्ट्री है, ना फैक्ट्री है, ना किसी चीज़ की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। पिछले 15 साल की जो सरकार थी पक्ष की, अभी की जो सरकार है विपक्ष की, दोनों मिलाकर जो भी 30 साल की सरकार रही है, तो उसमें रोजगार का मुद्दा, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर मुद्दे पे दोनों सरकार फेल रही है। किसी के मुद्दे, कोई बेसिक मुद्दे पे बात नहीं करती है, सिर्फ बरगलाना है, जुमलेबाजी करना है। अभी पूछा जाता है यहाँ पे भाजपा या एनडीए की सरकार से कि आपने क्या किया, तो ये बताती नहीं है। बोलते हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, तो पुल ढह जा रहा है, कोई पुल ढह जा रहा है उद्घाटन से पहले, कोई पुल ढह जा रहा है 29 दिन के बाद, तो कहाँ है जीरो टॉलरेंस? क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं नीतीश कुमार? क्या हुआ, मंजू वर्मा को कैसे टिकट मिल गया, जो कि शेल्टर मुजफ्फरपुर कांड में फंसी थी, तो कैसे मिल गया उनको टिकट मुजफ्फरपुर केस में? अब बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, बात करते हैं नीतीश कुमार। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, ये आरोप लग रहा है। जवाब लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक रोजगार की बात है, तो पिछले 15 साल जो पहले था उसमें 98,000 एम्प्लॉयमेंट हुआ था, और इस 15 साल में, अरे सुन लो भैया, तसल्ली से बोलोगे। और दूसरी बात है कि इस 15 साल में लगभग 9 लाख बहालियां हुई, जिसमें लगभग 4.25 लाख नियोजित शिक्षक की है। तो सरकार जो है, फर्क साफ है। डिबरी युग था, आज एलईडी युग है। कनेक्टिविटी पूरे बिहार की बनी है। आप किशनगंज से पटना 5 घंटे में पहुंच सकते हैं, भभुआ से 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। क्या 15 साल पहले पहुंच सकते थे? भागलपुर से पटना पहुंचने में 10 साल लगता था। चाहे वो, इन्होंने पुल की बात की, अप्रोच पथ, पुल नहीं ढहा है, अप्रोच पथ है, और उसमें अगर गुणवत्ता की कमी है तो उस पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई हो रही है। पुल और अप्रोच पथ में अंतर होता है, इसीलिए बोलने के पहले यह जरूर जानना चाहिए कि विषय की सच्चाई क्या है। जहां तक एनडीए सरकार का सवाल है, एनडीए सरकार ने विकास 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 किया है। आप पहले 15 साल जाइए, पीएसी में नाली के भींगे हुए कुत्ते सदर अस्पताल में लेटे रहते थे, आज पीएसी में हजारों मरीज जा रहे हैं। फर्क साफ है। आप पहले न मकान था, न स्कूल था, न टीचर थे, न शिक्षक थे। आज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। लड़कियां गांव से निकल करके शहर आ रही हैं पढ़ने के लिए। क्या पहले 6 साल पहले लड़कियां निकल सकती थी? नहीं। रामविलास पासवान साहब की कितनी कमी खलने वाली है, और चिराग पासवान क्या उनकी राजनीतिक विरासत को अच्छे से संभाल पा रहे हैं? बिल्कुल संभाल रहे हैं। बिहार में जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, किसानों की दुर्गति हो रही है, शिक्षकों की बहाली रुकी हुई है, नीतीश कुमार जी तो पूरे बिहार के अवाम को भरमाने का काम किए हैं। आज युवा परेशान है, दर दर भटक रहे हैं रोजगार की खातिर। आज मजदूर क्यों जा रहे हैं बिहार से? अगर बिहार में उद्योग धंधों का उन्होंने जाल बुना होता, विकास किया होता, तो निश्चित तौर पे ये युवा की व्यथा कथा इस तरह से नहीं सुनी जा सकती थी। ये दर्द आप समझ सकते हैं बिल्कुल। युवाओं का जो बयान आ रहा है वो उसको आप संज्ञान में लें। बहुत सारे आरोप आप पर लग रहे हैं। नीतीश कुमार जनता को बरगला रहे हैं, मजदूरों के लिए कुछ काम नहीं किया है, इसलिए वो बाहर गए और बाहर जाकर काम कर रहे थे, और मजबूरी में उनको वापस आना पड़ा। कोई व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, पूरी राज्य की व्यवस्था चरमरा चुकी है, और बाढ़ में तो और ज्यादा हालात खराब थे।
जवाब। देखिए, ये देश सबका है। अगर बिहार से बाहर लोग जाते हैं तो बाहर से भी बिहार में आते हैं मजदूरी करने के लिए। ऐसी बात नहीं है, ये सब कहने और सुनने की बात है। हाँ, मानते हैं कि ठीक है, जिनको जहाँ पसंद आता है वहाँ वो जाते हैं, जिनको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ वो जाते हैं। हमारे बच्चे भी बाहर जाके पढ़ रहे हैं, बाहर के बच्चे यहाँ के हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कहाँ कोई बात है। जहाँ तक शिक्षा की बात, बाकी सारे डेवलपमेंट की बात है, विकास के पथ पर बिहार है। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि बिहार विकसित हो गया है, और विकसित कभी कोई नहीं होता है। तुलना तो हम करेंगे, लोग बोलते हैं कि आप तुलना करते हैं, तुलना निश्चित रूप से करेंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के नेतृत्व को उतना नहीं माना जा रहा है, उतना तवज्जो नहीं दी जा रही है, ऐसा भी ये आरोप लगते रहे हैं। तमाम जो आपके वरिष्ठ नेता थे वो पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में चले गए हैं। तो क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव की एब्सेंस में नीतीश कुमार तेजस्वी उतना संभाल पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है ना वो युवा विरोधी हैं। उन्होंने एक बार खड़े होकर बोला था कि 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देंगे। कहाँ है भाई देश में 2 करोड़ युवाओं को क्या नौकरी मिली है? ये जुमलेबाजी हमारे नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, भाई युवाओं के लिए नौकरी है। बताइए, कोई अपना घर शौक से छोड़ करके जाता है बाहर नौकरी करने? जो हमारे पलायन करने के लिए मजदूर गए थे और किस तरीके से वो वापस आए थे और फिर बेमुरवत की तरह वो वापस गए। इनका कहना है कि 15 साल आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार में भी यही हालात थे। तो भाई आप मान लीजिए ना कि इन 15 सालों में आपने कुछ नहीं किया है, तो बिहार बदलाव चाह रहा है, वही तो बदलाव चाह रहे हैं लोग। हमारे बिहार बदलाव चाह रहा है। युवा यहाँ पर मौजूद हैं, युवा क्या कुछ कहते हैं आपसे समझना चाहेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और क्या किन मुद्दों को देखकर वोट देंगे? देखिए, हम एक युवा है, अनिल कुमार नाम है, बेगूसराय से है। अभी जो मुद्दा है बिहार में सिर्फ रोजगार की मुद्दा है। नीतीश कुमार इसमें पूरी तरह विफल हो चुके हैं और मोदी जी भी पूरी तरह से विफल हो चुके हैं इसमें, क्योंकि मोदी जी बोले थे कि हर युवाओं को 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन निजीकरण करके पूर्णतः युवा को लात मारा है। और इस बार जवाब देने का अच्छा मौका है बिहारी युवा को कि मोदी और नीतीश दोनों को लात मारना है बिहार से। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ विपक्ष के और पक्ष के दोनों दल के घटक दल के नेता हैं, बैठे हुए प्रवक्ता हैं। मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ कि जब बिहार में बाढ़ आई थी, चमकी बुखार आया था, हर मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव सेवक दौड़ते हैं। ये लोग कहाँ जाते हैं? उस समय जब पटना में बाढ़ आई थी तो पप्पू यादव यहाँ इतना पानी भर के बांट रहे थे, खाना और पानी। सुशील कुमार मोदी उनका घर से हाफ पैंट पहन के भाग गए थे। चलिए, चार मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, पप्पू यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कितना दम, किसकी पार्टी की तलवार में कितनी धार? पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि पटना में बाढ़ नहीं आया था, वाटर लॉगिंग था। अगर बाढ़ आता तो पटना की क्या ना जाने क्या स्थिति होती। तो आप समझ लीजिए कि ये जो विकास का ढोंग कर रहे हैं, महज 2 और 3 दिनों की बारिश में पटना जो है ऑलमोस्ट डूब चुका था। जो आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो बाढ़ था या वाटर लॉगिंग था। अगर व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो पटना वो डूबता नहीं। रही बात, मैं भाई की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज युवाओं को चाहिए क्या? बेसिक जो उनकी जरूरतें हैं वो जा करके तो बेरोजगारी पे ही खत्म हो रही है। उन्हें रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए महिलाओं को। जो आप आम देखिए, अगर हम क्राइम ग्राफ देखें तो बिहार जो है 15 सालों में 25% क्राइम ग्राफ बढ़ा है। चाहे वो मर्डर हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे वो अन्य जितनी भी घटनाएं हो, बावजूद इसके भी ये लोग कुछ सुशासन का दम भरते हैं। शर्म आनी चाहिए। इस बार युवा और हमारी जनता जो है, मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, ये स्लोगन भी कहीं ना कहीं तैरता दिखाई दे रहा है बिहार की राजनीति में। कैसे निपटेंगे इन सब बातों? देखिए, वो तो हम पहले ही बता दिए कि अपनी हैसियत बचाना चाह रहे हैं यहाँ पर। और ये चूंकि बिहार फर्स्ट के जगह परिवार फर्स्ट की बात है, पहले ही हम कहे, क्योंकि इनका परिवार अभी रिस्क पर नहीं है, इसलिए ये इस तरह के जुमले दे रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह से आप ये देख लीजिएगा कि इनका कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा और ये यहाँ से सीधा चले जाएंगे। एनडीए की सरकार बन रही है, उसके बाद सबका मुंह यहाँ पर बंद हो जाएगा। एनडीए की सरकार बन रही है और परिवारवाद से आपकी पार्टी भी ऊपर नहीं उठ पा रही है, बड़ा आरोप। परिवार में कितने लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं। सुहेली जी से मैं कहना चाहूंगा कि परिवारवाद से जहर ज्यादा नीतीश कुमार जी घोल रहे हैं, परिवारवाद से कहीं ज्यादा। आज युवा का भरोसा टूट चुका है। इन युवाओं का के भरोसे पर नीतीश कुमार खड़े नहीं है। एक युवा चेहरा अगर बिहार में उभरना चाहता है, जहां युवाओं ने स्वीकार कर लिया है कि चिराग पासवान के नेतृत्व में इस बार बिहार की सरकार बनाने जा रहे हैं,
तो हम कहते हैं कि इन्हें आपत्ति क्यों है। 15 लेकिन विपक्ष 15 साल अगर देखा जाए तो एक तरह आतंकवाद, जंगल राज था, तो यहाँ लूट और भ्रष्टाचार का राज चल रहा है। चहुओर देखा जा रहा है कि लूट, 7 निश्चय योजना इनका लूट का पिटारा साबित हो गया है। भी कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो एक एजेंडे के तहत अलग हुई है एनडीए से, और उसके बाद जब सीटें वापस जब काउंटिंग होगी और उसके बाद अगर एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ेगी तो आप आ जाएंगे सरकार बनाने के लिए। सर, हम 7 निश्चय योजना की भर्त्सना बराबर करते रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय चिराग पासवान जी बराबर नीतीश कुमार जी को आगाह करते रहे हैं, उनके नाकामियों को आगाह करते रहे हैं, उनके निकम्मी सरकार को आगाह करते रहे हैं कि आप विकास करो, लेकिन इन्होंने उनकी अनदेखी की। तो हम बिहारी फर्स्ट के समेकित विजन के तहत इस चुनाव में उतरे हैं, जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की स्थिति बदलेगी, मजदूरों का पलायन रुकेगा, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और वाटर लॉगिंग की पिछली बार से कम सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बागियों की समस्या ज्यादा सामने आ रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के। कैसे निपटेंगे बागियों से, क्योंकि वो यहाँ तो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं या निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, कितना डेंट कर पाएंगे और कितना आप उससे निपट पाएंगे? देखिए, एनडीए के जो भी अधिकृत उम्मीदवार होंगे, जनता एनडीए के विकास पर वोट देगी, जनता एनडीए के विकास पर वोट देगी। और सीधी सी बात है कि जनता ने मन बना लिया है, इसलिए मन बना लिया है कि इनके 15 साल के फूहड़पन को, 15 साल के इनके फूहड़पन को देख लिया है। जब 15 साल पहले बाढ़ आता था तो लालू जी कहते थे मछली खा लो। अगर मान लीजिए रोड के बारे में पूछा जाता था कि रोड में गड्ढे हैं तो कहते थे मैं हेमा मालिनी का गाल बना दूंगा। बड़े लोग चलते हैं स्कॉर्पियो पर, तो इस तरह के फूहड़ और भद्दी बात आरजेडी वाले लोग करते थे। बिहार ने एनडीए के नेतृत्व में विकास किया है, डेवलपमेंट किया है, और बिहार की जनता विकास को ही वोट करेगी। चलिए, बिहार की जनता विकास को वोट करेगी और जेडीयू और अगर एनडीए की बात करें तो उन्होंने विकास किया है, जनता जनार्दन है, इन्होंने सरकार बनानी है, इनकी चाहत से मुख्यमंत्री बनेगा। कौन मुख्यमंत्री होगा, कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है और क्या समस्याएं हैं? मेन समस्या है कि अभी जो मतलब अनाउंसमेंट हुआ है, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं स्पोक पर्सन, मतलब सारे पार्टी के, मैं उनसे पूछा था कि अभी वो बोले कि फेस्टिवल नहीं मनाना है, तो इलेक्शन क्यों हो रहा है, क्यों इलेक्शन हो रहा है, इतना क्राउड क्यों जा रहा है इलेक्शन में, इसका रीजन बताइए मेरे को। मेरे इलेक्शन रैली का परमिशन है पर दुर्गा पूजा मनाने का परमिशन क्यों नहीं है? सब बोलते हैं हम हिंदू बात करते हैं, हिंदू पर्व को क्यों मान्यता नहीं दी जा रही, इसको रोका जा रहा है, इसका जवाब दें। सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। चलिए, और क्या समस्याएं हैं इस इलाके की? अगर समस्याओं की बात करें तो क्या समस्याएं देखते हैं आप? इस मुद्दे पर हमारे चिराग जी ने इस एरिया जैसे कुमरार बांकीपुर क्षेत्र हुआ, ये एरिया, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। कचरा फेंका रहता है, जल जमाव, निकासी की समस्या, बहुत सारी समस्या है यहाँ पे। क्या क्या बोला जाए अब? जैसे कि मैं वंशवाद के बारे में बोलना चाहूँगा कि भाजपा बोलती है कि वंशवाद रहता है, आरजेडी हुआ, कांग्रेस की सरकार हुआ, किसी भी पार्टी के बारे में बोलती है कि वंशवाद। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अमित शाह के जो बेटे हैं, ऐसा कौन सा कीर्तिमान हासिल किए हुए हैं क्रिकेट? नीतीश कुमार का दावा है, सुशासन बाबू कहा जाता है उनको, और ये कहा जाता है कि बढ़िया तरीके से काम किया है, बढ़िया तरीके से राज चलाया है। राजनीति में इतिहास में पहली बार कोई एक शख्स कोर्ट में हैप्पी डिपीट देकर के एक प्रतिज्ञा पत्र लाता है कि 3 साल में यदि हम जनता के इस मुद्दे पे खड़ा नहीं उतरे तो मैं मुझे इससे इस्तीफा देने के लिए। वो शख्स का नाम है पप्पू यादव। जनता इस बार बदलाव के मूड में है। जिस तरह से 5 साल लगातार वो हर संकट समस्या में, चाहे मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हो उसमें सुप्रीम कोर्ट गए, चाहे चमकी बुखार हो उसमें मदद किए, चाहे पटना में बाढ़ आया उसमें किए, चाहे 14 करोड़ रुपया खर्च किए कोरोना महामारी के कारण। इनके पास वर्चुअल रैली, इनसे पूछिए कि वर्चुअल रैली करवाने के लिए इनके पास 500 करोड़ रुपया होता है। एलईडी खर्च करके हर इलाके में ये वर्चुअल रैली करवा रहे हैं। लेकिन जब कोरोना महामारी में छात्र युवा कोटा में फंसे हुए थे तो एक ट्रेन नहीं खुलवाई थी इन लोगों ने। अभी चुनाव के वक्त इन लोगों के पास पैसा कहां से आया? जवाब देखिए, ऐसा है कि 1500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चली जो मजदूरों को बिहार में लाए और पटना लाए। 1500, 1500 चली और वहां से लोग आए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने छठ तक सबको भोजन की व्यवस्था की, छठ तक सभी को भोजन की, वन नेशन वन राशन कार्ड। और ये क्या बोलेंगे, सवाल ये है कि इतनी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र की हुई हैं, उसका क्रियान्वयन बिहार सरकार ने बखूबी किया। ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और विपक्ष लगातार सरकार पर कटाक्ष कर रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है, और यहाँ की जो सरकार, यहाँ की जो बदहाली है वो चारों तरफ दिखाई दे रही है। हमारे ब्यूरो चीफ पटना के आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। सीटों का समीकरण और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इनसे समझना चाहेंगे 3 सीटों का क्या समीकरण है और किसका पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई देता है। आशुतोष, देखिए, अगर पटना की बात करें तो पटना बीजेपी का गढ़ रहा है और लालू प्रसाद यादव की लहर और करिश्माई हालात में भी ये तीनों सीट बीजेपी के खाते में रहा है। जहां तक पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो जनता इस बार कंफ्यूज है, क्योंकि 4 गठबंधन है और चारों ने अपने अपने तरफ से मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी घोषित कर रखे हैं। मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, ये स्लोगन बिहार में हमने कई जगह कई लोगों से सुना है, और इसका खामियाजा कई जगह कई ऐसी स्टेट्स में जहां ये स्लोगन आता है वहां पर राज्य सरकार को भुगतना पड़ता है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की है या उसके साथ गठबंधन की है। लगता है आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इफेक्ट होने वाला है? देखिए, आपने सही कहा, जनता कंफ्यूज है, क्योंकि जनता एलजेपी को कहीं न कहीं बीजेपी की बी टीम मान रही है। क्यों न एक ऑप्शन तलाशा जाए और एलजेपी को वोट कर दिया जाए। तमाम जगहों से यही फीडबैक मिल रहा है और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ेगा। दावे अपनी जगह हैं और आरोप प्रत्यारोप भी अपनी जगह है। पॉलिटिकल पारा लगातार बिहार में चढ़ता जा रहा है। अगले विधानसभा सीट्स के समीकरण के बारे में जब हम बात करेंगे तब भी हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस समय मैं भूपेश कोहली, सहारा समय नेशनल न्यूज चैनल के लिए पटना से। सहारा प्रणाम।